हेलो बच्चों, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ एग्रीकल्चर साइंस से रिलेटेड एक चैप्टर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे डेंसिटी क्या है, घनत्व क्या है, रिलेटिव डेंसिटी अपेक्षिक घनत्व क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल मिलेगा, हाइड्रोमीटर के बारे में जानने को मिलेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलेगा, सरफेस टेंशन एट्सेट्रा मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में जो आज आपको बताने वाला हूँ, इससे हो सकता है कि कुछ कंटेंट या कुछ टॉपिक आपके पैट एग्ज़ाम में पूछा जाए, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी प्रकार के अगर कोई एग्ज़ाम आप फेस करते हैं तो हो सकता है कि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाए। क्योंकि क्वेश्चन फिजिक्स पोर्शन का है, तो बाकी और फिजिक्स के पढ़ाई करने के लिए जो लोग रेडी रहते हैं या जिनको फिजिक्स की प्रिपरेशन करना है, उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, और मैं बताता हूँ पहला डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, घनत्व क्या होता है। ठीक है, मैं चर्चा जिसमें करने वाला हूँ यह है घनत्व। ठीक है, डेंसिटी, घनत्व या डेंसिटी क्या होता है। आपको पता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखे होंगे, यदि आप किसी एक समान आयतन के लकड़ी और एक लोहे को अगर आप अपने हाथों पर लेकर देखते हैं तो आपको उसके मास में, उसके वेट में आपको डिफरेंस नज़र आएगा। आप लेकर देख लीजिए, एक समान आयतन की अगर कोई लकड़ी है, एक समान आयतन की कोई लकड़ी है और एक समान आयतन का कोई लोहे का टुकड़ा है। ठीक है, ये हो गया आपका आयरन लोहा और ये हो गया लकड़ी वुड। ठीक है, समान, दोनों का आयतन अगर समान है तो दोनों में से किसका द्रव्यमान ज़्यादा भारी होगा? ऑब्वियसली लोहे का द्रव्यमान ज़्यादा भारी होगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि आप किसी एक समान पात्र में पहले उसमें पानी लेकर उसका द्रव्यमान नाप ले या माप लें, उसके बाद उसी में आप शहद भर लें, उतना ही शहद भर लें जितना पहले पानी भरे थे, फिर शहद भर के उसका द्रव्यमान नाप लें। ठीक है, जाहिर है वहाँ पर भी टेम्परेचर या द्रव्यमान अलग अलग आपको नज़र आएगा, अलग अलग आपको दिखाई देगा। ठीक है, अर्थात आप ये समझ सकते हैं इन तथ्यों से कि समान आयतन होने पर भी भिन्न भिन्न पदार्थों का द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। अर्थात अगर पदार्थ अलग अलग है तो जाहिर सी बात है उसका द्रव्यमान भी अलग अलग होगा। क्लियर है? तो आपको ये घनत्व यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि हो क्या रहा है घनत्व में। ठीक है, अलग अलग पदार्थों के इकाई आयतन के द्रव्यमान भी अलग अलग होंगे। ठीक है, तो इसका सिंपल से परिभाषा बनता है, सिंपल सा एक डेफिनेशन बनता है, और डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से बनता है कि किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को, ठीक है, मैं बता देता हूँ, किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को, एकांक आयतन के द्रव्यमान को, किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं, उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। क्लियर है? मतलब आप ये समझ सकते हैं कि एक निश्चित आयतन के कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, उसके द्रव्यमान को, मतलब आयतन कैसा है? निश्चित है, एकांक आयतन है। ठीक है, उतने आयतन का द्रव्यमान अगर हम निकालते हैं तो वो कहलाएगा उसका घनत्व। ठीक है, इसका फार्मूला रूप में हम कैसे लिखेंगे? इसका फार्मूला बन जाएगा आपके लिए, ये हो जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, ये इसके फार्मूला में आ जाता है। आपको पता है कि द्रव्यमान को इंग्लिश के मास से दर्शाते हैं, तो इसमें स्मॉल m, और जो आयतन होता है इसको वॉल्यूम v से दर्शाते हैं। ठीक है, और ये जो होता है बराबर किसके बराबर है? द्रव्यमान बटे आयतन, एकांक आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं, अर्थात D = डेंसिटी के बराबर है। तो आपको एक फार्मूला यहाँ पर मिल जाता है, D = m/v, वेयर m = मास द्रव्यमान, D = डेंसिटी घनत्व, v = वॉल्यूम आयतन। क्लियर है? ठीक है, अब यदि हम यहाँ पर इस बराबर के चिन्ह को हटाते हैं, मतलब यदि m स्थिर लिया जाता है, अगर हम लोग m स्थिर लें तो, ठीक है, मैं आगे लिखता हूँ, m स्थिर लिया जाए, तब m स्थिर लिया जाए तो क्या होगा? वो क्या होगा? ये हो जाएगा, मैं उसको लिख रहा हूँ ना ऐसे, ये हो जाएगा D समानुपातिक 1/v। ये न्यू फार्मूला, बराबर का चिन्ह हट गया, m स्थिर है इसलिए। अब इस सूत्र के आधार पर आप ये ऐसा कह सकते हैं, देखो जब भी कोई इस प्रकार के चिन्ह के बाद में 1/, लिखा रहता है, का मतलब होता है
ठीक है, ये ओपन है ना, फेस खुला हुआ है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे जुड़ गया, ऐसा दिख रहा है, तो ध्यान रखेंगे इसका फेस ओपन है, मतलब समानुपातिक। लेकिन अगर 1/, लिखा गया है तो ये इसके जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, इस सूत्र से आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि अलग अलग पदार्थों के समान द्रव्यमान की वस्तुओं में अधिक घनत्व वाली वस्तु का द्रव्यमान कम और कम घनत्व वाली वस्तु का आयतन अधिक होगा। क्लियर है? तो इसमें क्या हो रहा है, जिसका आयतन ज़्यादा हो उसका घनत्व कम होगा, ठीक है ना, और जिसका आयतन कम हो उसका घनत्व ज़्यादा होगा। 1/, का मतलब ही होता है अपोजिट। ठीक है, काफ़ी शोर हो रहा है, क्लाउड हो रहा है। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि इस फार्मूला के आधार पर अलग अलग पदार्थों के समान द्रव्यमान की अगर एक वस्तु है, कोई वस्तु है अलग अलग पदार्थ के समान द्रव्यमान की अगर वस्तु है, तो अधिक घनत्व जिस पदार्थ का होगा उसका आयतन कम होगा और कम घनत्व वाली वस्तु का आयतन ज़्यादा होगा। इसके बेस पे हम लोग ऐसा मात्रक निकाल सकते हैं, मात्रक बना सकते हैं। तो इसका मात्रक क्या होता है? घनत्व का मात्रक। घनत्व का मात्रक बराबर होता है द्रव्यमान का मात्रक बटे द्रव्यमान का मात्रक अपॉन हो जाएगा आयतन का मात्रक, आयतन का मात्रक। क्लियर है? तो अब घनत्व का मात्रक निकल जाएगा हमारे लिए। इससे आपको यही समझ में आ रहा है ना कि अगर द्रव्यमान का मात्रक निकल गया उसके अनुपात में आयतन का मात्रक निकल गया तो घनत्व का मात्रक भी निकल जाएगा। तो देखिए इसके लिए 3 पद्धति है, 3 सिस्टम है, उसके आधार पर मात्रक देखिए क्या क्या होता है। ठीक है, मात्रक में अगर हम लोग जाते हैं तो अपन ऐसा इसको अपन तैयार कर सकते हैं। ये हो गया पद्धति, इधर मैं इधर सिस्टम लिखूंगा, पद्धति लिखूंगा और इधर लिखूंगा मात्रक। ठीक है, देखिए अगर हम लोग कहते हैं CGS पद्धति में क्या होगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। इस पद्धति का पूरा नाम क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति है। इस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में मात्रक क्या होता है? ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अगर हम FPS पद्धति में अगर कहें तो FPS पद्धति में अगर कहते हैं तो इसका फुट पाउंड सेकंड पद्धति बोलते हैं, फुट पाउंड सेकंड पद्धति। इसमें हो जाएगा ये पाउंड प्रति घन फुट, क्या हो जाएगा? पाउंड प्रति घन फुट होगा। क्लियर है? और यदि हम लोग MKS पद्धति में जाए, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में, ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में अगर जाते हैं तो ये होगा मीटर प्रति घन मीटर। ठीक है, मीटर प्रति घन मीटर। तो ये आप समझ रहे होंगे, ये हो गया मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न दिखाई दे रहा होगा। ये हो गया मीटर प्रति घन मीटर, प्रति घन मीटर में उसका आयतन क्या होगा, इसका मतलब ये होता है MKS पद्धति में। अब सवाल ये उठता है कि इसके आधार पर, मात्रक के आधार पर हम इसको परिभाषित कैसे करेंगे। ठीक है, इसका तात्पर्य ये होता है कि किसी पदार्थ के घनत्व का मान 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर का अर्थ होगा, मतलब हम कहते हैं कि कोई पदार्थ 1 ग्राम घन सेंटीमीटर में है, अर्थात उस पदार्थ के 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान 1 ग्राम है। ठीक है, अगर हम कहते हैं, क्या कहेंगे, किसी पदार्थ के घनत्व का मान 1 ग्राम प्रति, ये पहला वाला, 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, इसका मतलब होता है कि उस पदार्थ के 1 घन सेंटीमीटर का वजन कितना होगा? 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान या वजन 1 ग्राम होगा। इससे ये साबित होता है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर के बदलने से जल का घनत्व भी बदलता जाता है। तापमान अगर बदलता है तो पानी का घनत्व भी बदलता जाता है। आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने पर बॉइल्ड होता है, टेम्परेचर कम होने पर वो फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ आता है, जमना शुरू हो जाता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर प्योर वाटर का घनत्व अधिकतम, ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर शुद्ध जल का घनत्व अधिकतम होगा, शुद्ध जल का घनत्व मैक्सिमम होगा। ठीक है, तथा 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर तापमान पर प्योर वाटर का जो घनत्व होता है काफ़ी मैक्सिमम होता है और इस दौरान इसका वजन होगा 1 ग्राम प्रति
घन सेंटीमीटर, या ऐसा भी लिख सकते हैं, या इसी को मैं लिख रहा हूँ दोबारा, इसी को लिख रहा हूँ 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ये ऐसा भी लिखते हैं। लिखने का तरीका देख लीजिए, दो अलग अलग प्रकार में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर अगर कहते हैं हम, तो 1 घन सेंटीमीटर में उस पदार्थ का द्रव्यमान 1 ग्राम होगा, ये क्लियर हो जाता है। जल का घनत्व हमेशा ताप से प्रभावित होता है। हमने बताया कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर शुद्ध जल का घनत्व अधिकतम होगा और 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। याद रखना, टेम्परेचर यदि 4 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उस दौरान उसका घनत्व अधिकतम है। ठीक है, तो कितने का वो वैल्यू है? 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर का। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, 1 घन सेंटीमीटर, तो उसका वजन कितना हो रहा है? 1 ग्राम हो रहा है। ठीक है, ये जो मान है CGS पद्धति में होता है। कौन सी पद्धति में होता है? CGS पद्धति में होता है। और यही मान अगर हम लोग अगर ये कहें कि FPS पद्धति में क्या होगा? ये जो मान है CGS पद्धति में है। ठीक है, FPS पद्धति में जो होता है 62.5 पाउंड प्रति घन फुट होगा। क्लियर है? ये FPS पद्धति में। और MKS पद्धति में क्या होगा? ये MKS पद्धति में होगा 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर होगा। समझ में आ गया? ये जो MKS पद्धति में लिखा हुआ है ये गलत लिखा है, इसको बोलते हैं किलोग्राम। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ना, किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है ना, किलोग्राम प्रति घन मीटर। हर घन मीटर में 1 किलो होगा, ये इसका मतलब ये होता है। ये मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में यही होगा ना, इसको सुधार लेंगे सभी आप लोग। ठीक है, ये होगा सेंटीमीटर का, ये फुट का, ये मीटर का। ग्राम, पाउंड और किलोग्राम, ग्राम, पाउंड, किलोग्राम, किलोग्राम प्रति घन मीटर होगा। और MKS पद्धति में इसका क्या होगा? 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर होगा। सॉरी स्क्वायर हो गया, प्रति घन मीटर होता है, इसको सुधार लेंगे। प्रति घन मीटर कितना होगा? 1000 किलोग्राम में होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका वो मात्रक जिसके आधार पर आपको डेंसिटी पढ़ने हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम घनत्व कैसे ज्ञात करेंगे? घनत्व कैसे ज्ञात करेंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी, कि ठोस पदार्थ का घनत्व कैसे ज्ञात करते हैं और ठोस का घनत्व कैसे ज्ञात करेंगे हम, और द्रव का घनत्व कैसे ज्ञात करेंगे? तो देख लीजिए इसको भी। घनत्व, डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी। ठीक है, घनत्व कैसे ज्ञात करते हैं आप? तो आप फार्मूला तो आपको पता ही है घनत्व ज्ञात करने का। कौन सा फार्मूला था? अगर आपको याद होगा तो D इक्वल टू m/v था, ये था, द्रव्यमान बटे आयतन था। ठीक है, इससे आप किसी भी पदार्थ का घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। मतलब अगर आपको द्रव्यमान पता है, वॉल्यूम पता है, तो आप घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। अगर घनत्व पता है तो आप शायद ये भी निकाल सकते हैं। मतलब कोई भी 2 मान पता होना चाहिए, 1, 2, 3 राशि में कोई भी 2 मान पता होना चाहिए, तो आप तीसरा का मान निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि हम किसी ठोस का घनत्व कैसे ज्ञात करेंगे? पहला, ठोस का घनत्व ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे ठोस का घनत्व? तो देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं? किसी भी ठोस का घनत्व ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले उस ठोस को भौतिक तुला में तौलकर उसका द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले ठोस को क्या करते हैं? ठोस को भौतिक तुला में तौलकर उसका वजन नोट कर लेते हैं, वजन ज्ञात कर लेते हैं। किसमें? भौतिक तुला में तौलकर उसका वजन नोट कर लेते हैं, द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसी ठोस को, पहला स्टेप हो गया ये फर्स्ट स्टेप बोलते हैं। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है? उसी ठोस को, जिस ठोस को आपने पहले भौतिक तुला में तौलकर उसका वजन नोट किए थे, अब उस ठोस को क्या करते हैं हम लोग? ग्रेजुएटेड सिलेंडर में तौलते हैं। किसमें? ग्रेजुएटेड सिलेंडर, मतलब इसको बोलते हैं अंशांकित बेलन। ठीक है, अंशांकित बेलन में भरे हुए, ग्रेजुएटेड सिलेंडर विद वाटर। ये पानी जो भरा हुआ है अंशांकित बेलन में, ठीक है, पानी से भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है सिलेंडर। उसमें हम क्या डाल रहे हैं? ठोस वस्तु डाल रहे हैं। जाहिर सी बात है, पानी से भरे हुए किसी पात्र में जब हम कोई ठोस वस्तु डालते हैं तो वो ठोस वस्तु क्या होता है? पानी क्या होता है? ऊपर आता है। क्या होता है? पानी
पानी ऊपर आता है। पानी ऊपर आता है क्या मतलब, अब क्या करते हैं, पानी के आयतन में होने वाली वृद्धि को हम मेज़र कर लेते हैं, नाप लेते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया के दौरान जो पानी ऊपर आता है, आयतन में होने वाली वृद्धि को माप लेते हैं। पानी के आयतन में हुई वृद्धि ज्ञात कर लेते हैं। आयतन में हुई वृद्धि ज्ञात कर लेते हैं। क्लियर है? पानी के आयतन में हुई वृद्धि ही ठोस का आयतन होता है। क्लियर है? पानी के आयतन में हुई वृद्धि ही ठोस का आयतन होता है, मतलब जितना पानी के आयतन में वृद्धि हुई वही उसी ठोस का आयतन होता है। देखो, पहले हमने क्या किया, वजन निकाले। दूसरे में हमने क्या किया, एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर में क्या किया हमने, जो पहले से पानी से भरा हुआ है उसमें ठोस वस्तु डालकर पानी के हुई आयतन में वृद्धि को ज्ञात कर लेते हैं। पानी के आयतन में जितनी वृद्धि होती है उस ठोस का आयतन उतना ही होता है। ठीक है, अब उस फार्मूला से जो D = m/v है, इस फार्मूला से आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। क्लियर है? ये समझ में आ गया होगा। ठोस का वजन तोल लिए, फिर एक ऐसा सिलेंडर लिए जिस पानी से भरा हुआ है, मतलब ये ग्रेजुएटेड है, अनुशांकित बेलन है, पहले से नापा हुआ है। पानी के आयतन में वृद्धि होती है, उसको डालने से जितना वृद्धि हुआ, जान लीजिए पानी के आयतन में जितना वृद्धि हुआ उतना ही ठोस का आयतन होता है। अब आपको दोनों चीज़ पता चल गया, वजन मतलब द्रव्यमान भी पता चल गया और आयतन भी पता चल गया। पानी में हुई वृद्धि ज्ञात कर लेते हैं, यही आयतन किसका होगा, ठोस का होगा। क्लियर है? ठीक है, अब क्या करते हैं, दूसरा, जल का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे, किसी द्रव का घनत्व कैसे ज्ञात करेंगे, किसी भी लिक्विड मटेरियल का घनत्व कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, किसी भी द्रव का घनत्व ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले एक आपेक्षिक घनत्व की बोतल लेते हैं। क्या लेते हैं? आपेक्षिक घनत्व की बोतल, जो पहले से नपा तुला रहता है। आपेक्षिक घनत्व की बोतल ये लेंगे हम। आपेक्षिक घनत्व की बोतल जो कि कांच की बनी हुई रहती है। किसकी बनी हुई? कांच की या ग्लास की बनी हुई रहती है। ठीक है, एक स्पेसिफिक बॉटल होती है ये, जिसका एक निश्चित आयतन होता है, इसका एक निश्चित वैल्यू बताई जाती है, यह है 25 या 50 घन सेंटीमीटर। ठीक है, 25 या 50 घन सेंटीमीटर इसका पहले से एक निश्चित आयतन होता है। क्लियर है? एक आपेक्षिक घनत्व की बोतल लेना है जो कांच की बनी हुई, एक विशेष प्रकार की कांच की बनी हुई बोतल होती है जिसका एक निश्चित आयतन होता है 25 से 50 घन सेंटीमीटर। ठीक है, पहले क्या करेंगे, डॉट सहित खाली बोतल को तौल लेते हैं। डॉट सहित मतलब खाली बोतल जो होगा उसको हम लोग तौल लेते हैं। ये इस प्रकार का ऐसा एक आवरण बना देते हैं। यह आपेक्षिक घनत्व की बोतल है। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व की क्या हो गई, ये बोतल हो गई। अब इस आपेक्षिक घनत्व की बोतल को हम क्या करते हैं, तौल लेते हैं चिन्ह से। ठीक है, ये एक कार का से पैक है, मतलब पूरी तरह से ऐसे बंद कर दी हमने, इसको पूरा पैक्ड है। इसका वॉल्यूम हमने अभी पढ़ा 50 cc। ठीक है, इतना आयतन है इसका। अब क्या करेंगे, इससे पहले ये जो कांच का जो बॉटल है या बोतल है इसको खाली तौल लेंगे। ठीक है, खाली तौल लेंगे। पहले नंबर पे क्या करेंगे, खाली बोतल का वजन निकाल लेते हैं। ठीक है, अब दूसरे तौल में क्या करेंगे, दूसरी तौल में से पहली तौल घटाकर द्रव का द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। क्योंकि पहले हमने क्या किया, डॉट सहित खाली बोतल को तौल लेते हैं। पहले डॉट सहित खाली बोतल के तौले थे, मतलब ये जो खाली बोतल का वजन डॉट सहित खाली बोतल को तौले। दूसरे नंबर में हमको क्या करना है, द्रव भरकर तौलना है उसको, द्रव भरकर। ठीक, द्रव भरकर तौल लेते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब द्रव भरेंगे तो इसका वजन ज़्यादा होगा, इसका मास काफ़ी ज़्यादा होगा, इसका वेट काफ़ी ज़्यादा होगा। अब जब वज़न ज़्यादा होगा, ठीक है, अब जब वज़न ज़्यादा होगा इसका, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड नंबर में पहले को घटा देंगे। ये सेकेंड द्रव भरे हुए बोतल का वज़न है और फर्स्ट खाली बोतल का वज़न है। इसमें घटाने से आप क्या कर सकते हैं, द्रव का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। द्रव का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं, मतलब यही द्रव का द्रव्यमान होगा। ठीक है, अब ये जो द्रव का द्रव्यमान है, ठीक है, चूँकि
ये जो बॉटल होता है ये निश्चित आयतन का होता है, आयतन हमको पहले से पता है, तो द्रव्यमान में आयतन का भाग देके हम घनत्व निकाल लेंगे। सिंपल फार्मूला तो पता ही है, वही हुआ ना, द्रव्यमान बटे आयतन। आप समझ गए होंगे यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको। मैंने ये बताया कि एक आपेक्षिक घनत्व की कांच की बनी हुई बोतल लेना है जिसका आयतन पहले से फिक्स्ड है, 25 या 50 सेंटीमीटर के लगभग होता है। पहले हम खाली बोतल का वजन तौलेंगे, डॉट सहित, मतलब ये कारक सहित तौलेंगे। उसके बाद इसमें द्रव भर के तौल देते हैं, द्रव भर के तौलेंगे, जाहिर सी बात है इसका वजन ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा में जब कम को घटाएंगे तो हमको द्रव का द्रव्यमान पता चल जाएगा। और द्रव के द्रव्यमान में जब आयतन का भाग देंगे, क्योंकि आयतन हमको पता है 50 सीसी, ठीक है, उसका भाग देंगे तो हमको मिल जाएगा इसका डेंसिटी या घनत्व मिल जाएगा। ठीक है, एम आई राइट? आप उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये। उसके बाद में मैं आता हूँ थोड़ा सा अपेक्षिक घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व की ओर। क्या होता है विशिष्ट गुरुत्व? आपको पता है कि पदार्थ का जो घनत्व का आधार होता है वो उसके हल्के या भारी होने का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं किसी भी पदार्थ के घनत्व के आधार पर। माने घनत्व कितना है उसके आधार पर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कितना भारी होगा। समझ में आ गया? अगर किसी पदार्थ का घनत्व एक ही पद्धति में दिए गए हैं, किसी दो पदार्थ का घनत्व अगर एक ही पद्धति में दिए हुए हैं, किसी दो पदार्थ का घनत्व अगर एक ही पद्धति में है, तो ये जान सकते हैं कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के सापेक्ष कितने गुना भारी या हल्का है। क्लियर है? तो उदाहरण के लिए आप देखिए, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ विशिष्ट गुरुत्व। क्या बता रहा हूँ? स्पेसिफिक ग्रेविटी बता रहा हूँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है इसके आधार पर मैं आपको ये बताऊं कि प्रत्येक दो पदार्थ का घनत्व अगर एक पद्धति में है तो हम जान सकते हैं कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से कितनी भारी है। उदाहरण के लिए आप ले लीजिए, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, चांदी और एल्यूमिनियम का घनत्व, सिल्वर, ठीक है, और एल्यूमिनियम का घनत्व, एल्यूमिनियम का घनत्व। सिल्वर का जो घनत्व होता है ये 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर पर घन सेंटीमीटर होता है क्यूब। ठीक है, और ये जो इसका जो घनत्व होता है ये 2.7 ग्राम, एक ही मात्रक है ना, देखो सीजीएस पद्धति में लिख रहे हैं, ग्राम से प्रति ग्राम प्रति क्या बोलते हैं घन सेंटीमीटर अगर आ गया तो जान लेना सीजीएस पद्धति है। तो 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर या सीएम क्यूब। ठीक है, इसका मतलब ये आप ये समझ रहे हैं कि चांदी की अपेक्षा, चांदी एल्युमिनियम की अपेक्षा, ऐसा बोलेंगे, चांदी एल्युमिनियम की इस एल्युमिनियम की अपेक्षा, ठीक है, कितना गुना भारी है। अब इसमें इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब 10.5 को इससे डिवाइड करोगे जो आएगा उतना भारी चांदी का होगा। ठीक है, इसको डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा कितना गुना भारी मिलेगा, 3.9 गुना भारी मिलेगा आपको। क्लियर है? इसकी बेस पे हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ की घनत्व की तुलना किसी अन्य पदार्थ के घनत्व के साथ अगर हम करते हैं तो वो आसान नहीं होता। इसके लिए हम किसी भी पदार्थ की घनत्व की तुलना एक प्रामाणिक पदार्थ से करते हैं, प्रामाणिक पदार्थ से उसका घनत्व ज्ञात करते हैं। प्रामाणिक पदार्थ हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला जल लेते हैं जिसका घनत्व पहले से तय है, 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, ऐसा पहले से तय है। इसके आधार पर इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से बनता है, और डेफिनेशन ये है कि किसी पदार्थ के निश्चित आयतन का द्रव्यमान, किसी भी पदार्थ के निश्चित आयतन का द्रव्यमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, ठीक है, समान आयतन वाले, आयतन कैसा है, समान आयतन वाले पानी के द्रव्यमान के अनुपात को, समान आयतन वाले पानी के द्रव्यमान के अनुपात को, पानी के द्रव्यमान के अनुपात को समान, देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी पदार्थ के निश्चित आयतन का द्रव्यमान, किसी पदार्थ के निश्चित आयतन का द्रव्यमान, पहले लिख देता हूँ, किसी पदार्थ के निश्चित आयतन का द्रव्यमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर समान आयतन वाले पानी के द्रव्यमान, समान आयतन वाले पानी के द्रव्यमान के अनुपात को उस पदार्थ का विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट गुरुत्व बराबर होगा यहाँ पर पदार्थ का घनत्व, क्या होगा, पदार्थ का घनत्व अपान 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी का घनत्व। क्लियर है?
और इसी को हम लोग बोलते हैं आपेक्षिक घनत्व। क्या बोलते हैं? आपेक्षिक घनत्व। पदार्थ का घनत्व मतलब हमने उसमें द्रव्यमान में आयतन का भाग दे दिए, उसको डिवाइड कर दिए, तो हमको मिलता है उसका घनत्व मिलता है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी का घनत्व का मतलब होता है, ये प्रमाणिक पदार्थ से घनत्व निकालने का तरीका है। ठीक है, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जो विशिष्ट गुरुत्व होता है और आपेक्षिक घनत्व होता है, दोनों में बेसिकली डिफरेंस ये होगा कि विशिष्ट गुरुत्व सीमित अर्थ में और आपेक्षिक घनत्व व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता है। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व जो होता है दो समान राशियों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। दोनों के लिए दो समान राशियों के अनुपात के द्वारा व्यक्त करते हैं। दोनों के लिए किसी भी प्रकार का कोई मात्रक नहीं होता। क्लियर है? समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो आगे मैं आपको बताता हूं कि डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व कैसे ज्ञात करते हैं। घनत्व को तो समझ गए आप कैसे ज्ञात करते हैं। मैंने वहां पर आपको विशिष्ट गुरुत्व भी बता दिया, आपेक्षिक घनत्व के साथ में उसका कंपैरिजन भी बता दिया। ठीक है, अब बात ये उठती है कि आपेक्षिक घनत्व हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, मैं इसका दो भागों में बताऊंगा आपको। एक बताऊंगा द्रव का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना, दूसरा ठोस का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना। तो देखिए, आपेक्षिक घनत्व कैसे ज्ञात करते हैं, तो हेडिंग अपन देते हैं एक डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, मतलब आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, ये जो डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी है, आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने की विधि है, इसके द्वारा हम किसी भी ठोस पदार्थ की, द्रव पदार्थ की आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर आपेक्षिक घनत्व की कोई बोतल लेंगे या उपकरण लेंगे। तो ठीक है, तो इसका दो भाग में हम अध्ययन करते हैं। पहला पार्ट है किसी द्रव का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना, किसी भी द्रव का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना। ठीक है, दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा इसी में किसी भी ठोस का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना, ठोस का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना। ठीक है, तो किसको बताऊं पहले, ठोस या द्रव को? चलिए पहले ठोस को बता देता हूं मैं। ठोस का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस विधि में हम ऐसे ठोस का अपेक्षित घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। जान लीजिए पहले आप कि किस ठोस का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसके लिए ऐसा ठोस का चुनाव करेंगे जो पानी में पहला कैसा हो, अघुलनशील हो। ठीक है, पानी में अघुलनशील रहने वाले पदार्थों का ही आप अपेक्षित घनत्व ज्ञात कर सकते हैं, और वही तो ठोस कहलाएगा सही मायने में। घुल गया वो ठोस थोड़ी कहलाएगा, क्योंकि पानी उसको घुलने की क्षमता रखता है। ठीक है, अघुलनशील पदार्थ लेना है, जैसे लोहे के छीलन वगैरह लेना है, शीशे की छर्रे लेना है, कांच का चूर्ण लेना है। तो मैं इसमें मटेरियल का नाम कुछ लिख देता हूँ, जैसे लोहे के छर्रे, लोहे के छर्रे। ठीक है, लोहे का छीलन, लोहे का छीलन, शीशे के छर्रे जो होता है, शीशे के छर्रे भी होते हैं, लोहे के भी छर्रे होते हैं। ठीक है, कांच का चूर्ण भी ले सकते हैं आप, कांच का चूर्ण भी ले सकते हैं आप, कोई लकड़ी का टुकड़ा भी ले सकते हैं, लकड़ी का टुकड़ा एटसेट्रा, माने कोई भी ठोस पदार्थ ले सकते हैं जो पानी में नहीं घुलेगा। पहला कंडीशन ये हो गई हमारे लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है, आपेक्षिक घनत्व की बोतल को अच्छी तरह से साफ करके सुखा लेंगे। सबसे पहला काम, आपेक्षिक घनत्व की बोतल को अच्छे से साफ करेंगे और सुखा लेंगे। उसको क्या कर लेंगे, सुखा लेंगे, ड्राई कर लेंगे उसको धूप में डाल के, ताकि किसी भी प्रकार की नमी उसमें ना रहे। ठीक है, दूसरे नंबर में क्या करेंगे, इस बोतल को जिसको आपने पानी में साफ करके सुखाए हैं, इसी बोतल को भौतिक तुला में तौल कर उसका द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, सुखाने के बाद क्या करेंगे, भौतिक तुला से द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे तौल कर। ठीक है, द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट, दो स्टेप हो गया। अब क्या करेंगे, उस बोतल में ठोस पदार्थ के टुकड़े को भर के तौलेंगे। ठीक है, क्या भरेंगे उसमें, बोतल में ठोस के टुकड़े के साथ उसका द्रव्यमान ज्ञात करेंगे।
क्लियर है? देखो कितने स्टेप हो, 1 2 3 एंड देन फोर्थ। अब क्या करेंगे, टुकड़े को भरकर तौलने के बाद फिर बोतल में पानी भरकर तौलेंगे। फिर क्या करेंगे, बोतल में पानी भरकर तौलते हैं, तौलेंगे, मतलब उसका द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, पानी भरकर तौलने के बाद बोतल को खाली करके, देखो प्रोसेस, पहले पानी भर के तौलने के बाद करना है, बोतल को खाली करके सुखाने के बाद फिर पानी भर के तौलना है, फिर पानी भर के तौलना है। देखो कितनी सारी प्रोसेस हो गई। मैं फिर से फटाफट रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमको करना क्या है, देखिए हमको कोई ठोस पदार्थ लेना है जो पानी में घुलनशील होता है। क्लियर है? अपेक्षित घनत्व की बोतल को अच्छी तरह से साफ करके सुखा लेना है। बोतल जो सूखे हुए बोतल होगा उसको भौतिक तुलना में तौलकर उसका द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद उस बोतल में ठोस पदार्थ के टुकड़े को भरकर तौल लेंगे। उसके बाद में बोतल में पानी को भरकर उसे तौलेंगे। फिर बाद में आखिर में क्या करेंगे, पानी को निकाल के, बोतल से पानी को निकाल के उसमें फिर से नया पानी भर के तौलेंगे। ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? ठीक है, इसका प्रेक्षण क्या करता है? प्रेक्षण क्या कहता है, देखिए सबसे पहले आपने क्या किए थे, खाली आपेक्षिक घनत्व की बोतल का द्रव्यमान, खाली अपेक्षित घनत्व की बोतल का द्रव्यमान मानते हैं m1 होता है, m1 ग्राम है। चलो m1 ग्राम है। ठीक है? सेकेंड, आपने क्या किया, दूसरे में आपेक्षिक घनत्व की बोतल में ठोस भरे आप, बोतल प्लस ठोस का द्रव्यमान माना m2 ग्राम। ठीक है? पूरा लिख सकते हैं आप इसको, m2 ग्राम, m1 ग्राम, ऐसा पूरा लिख सकते हैं। ठीक है? लिखना चाहिए वैसे। आपेक्षिक घनत्व की, फिर तीसरे में क्या किए, आपेक्षिक घनत्व की बोतल भी है, उसमें ठोस पदार्थ भी है और उसमें हमने डाला पानी का द्रव्यमान। ठीक है? मान लो m3 ग्राम आता है ये। नेक्स्ट हमने क्या किए, आपेक्षिक घनत्व की बोतल में, आपेक्षिक घनत्व की बोतल है, इसमें हम पानी भर के उसका द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं और ये आता है मान लो m4 ग्राम। ठीक है? देखिए 4 स्टेप। क्लियर है? समझ में आया? अब क्या करेंगे आप, इसके लिए आप गणना करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, गणना कैलकुलेट करिए इसको आप। प्रोसेस तो आप बोलेंगे 5 किए थे, लेकिन गणना में ऑपरेशन में हमें 4 ही बताया जा रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ध्यान से पढ़ के देखेंगे, समझ में आ जाएगा कि 4 यहाँ पर क्यों लिखा है, वहाँ पर 5 क्यों लिखा था मैंने। ठीक है? कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। गणना, ठोस पदार्थ का द्रव्यमान। देखो ठोस पदार्थ का द्रव्यमान क्या होगा, कैसे निकलेगा ठोस पदार्थ का द्रव्यमान, जब हम m2 में m1 घटाएंगे तब। क्लियर है ना? m2 क्या था, अपेक्षित घनत्व की बोतल और ठोस का द्रव्यमान में जब खाली बोतल के द्रव्यमान को घटाएंगे तो हमको मिलेगा ठोस पदार्थ का द्रव्यमान। क्लियर हो गया? ठीक है? अब क्या करेंगे, ठोस पदार्थ के समान आयतन वाले पानी का द्रव्यमान, ठोस पदार्थ के समान आयतन वाले पानी का द्रव्यमान, शॉर्ट लिख रहा हूँ ना, द्रव्यमान, पानी का द्रव्यमान बराबर क्या होगा, ठोस पदार्थ का द्रव्यमान प्लस पानी से भरी बोतल का द्रव्यमान। मैं इसको एक काम करता हूँ, बराबर के बाद आगे पूरा नीचे लिख देता हूँ इधर। ठोस पदार्थ के समान आयतन वाले पानी का द्रव्यमान क्या होगा, बराबर करके लिखेंगे हम, उसमें ऐसा लिखेंगे, ठोस पदार्थ का द्रव्यमान प्लस पानी से भरी बोतल का द्रव्यमान, ठीक है, माइनस करेंगे हम उसमें किसको किसको, ठोस और पानी
से भरी बोतल के द्रव्यमान को, ठीक है, ठोस और पानी से भरी द्रव्यमान को, अब देखो अब इसमें मान रख दीजिए, मान लो बराबर है ऐसा लगाते हैं। ठोस पदार्थ का द्रव्यमान क्या था, अभी हमने बताया ऊपर में m2 माइनस m1, क्या है m2 माइनस m1 है इन ब्रैकेट, ठीक है। फिर बीच में आया आपका प्लस, पानी प्लस बोतल का द्रव्यमान क्या था, m4 था, देख लीजिए m4 है, ठीक है, m4 है, क्लियर है। उसके बाद में ठोस और पानी और बोतल का द्रव्यमान, ठोस पानी और बोतल का द्रव्यमान, ठोस पानी बोतल का द्रव्यमान क्या है, देखो एक साथ m3 है, तो माइनस m3, ये प्लस लिखा हूँ तो कंफ्यूज नहीं होंगे ना, मैंने ये सब एक साथ है, वो बोतल में पानी भी है ठोस भी है ऐसा है, तो ये हो गया m3, क्लियर है, m3 ग्राम। ये आपको इक्वेशन समीकरण के रूप में लगभग मिल रहा है धीरे धीरे। अब देखिए अब क्या करेंगे आप, चूँकि ठोस पदार्थ का जो घनत्व होता है, अपेक्षित घनत्व होता है, ठोस पदार्थ का अपेक्षित घनत्व, ठोस पदार्थ का जो अपेक्षित घनत्व होगा वो होगा ठोस पदार्थ के निश्चित आयतन का द्रव्यमान, ठोस पदार्थ के निश्चित आयतन का द्रव्यमान, शॉर्ट लिख रहा हूँ ना, अपान हो जाएगा समान आयतन के पानी का द्रव्यमान, समान आयतन के पानी का द्रव्यमान, क्लियर है। मान रख दो इसको, ठोस पदार्थ के निश्चित आयतन का द्रव्यमान क्या था, m2 माइनस m1, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, नीचे में समान आयतन के पानी का द्रव्यमान निकाल लिया आपने, समान आयतन के ठोस पदार्थ के समान आयतन के पानी का द्रव्यमान, ये आ गया पूरा कंटेंट, लिख दीजिए आप m2 मतलब ब्रैकेट टूट जाएगा यहाँ पर, m2 माइनस m1 प्लस m4 माइनस m3, ये आ गया, ठीक है। इस फार्मूला में यदि आपको देखिए कितना राशि है, देखो m1 m1 m2 m2 मतलब कितना हो गया, 1 2 3 4, चार में से कोई 3 का मान अगर आपको पता है तो आप उस पदार्थ का अपेक्षित घनत्व ज्ञात कर सकते हैं, क्लियर है, आप समझ गए होंगे। अब मैं चलता हूँ द्रव का अपेक्षित घनत्व कैसे ज्ञात करेंगे उसमें, ठीक है। किसी भी द्रव है, कोई भी द्रव पदार्थ है, उसका अपेक्षित घनत्व हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए भी बहुत सरल सी प्रोसेस है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपेक्षित घनत्व की बोतल को अच्छी तरह साफ करके सुखा लेंगे, ठीक है। पहला इसमें भी इसी के जैसे क्या करेंगे, साफ बोतल को साफ करके सुखा लेंगे, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, बोतल को साफ करके सुखा लेंगे, ठीक है। उसके बाद में दूसरा काम करेंगे, बोतल का वजन माप लेंगे भौतिक तुला से, बोतल का द्रव्यमान निकाल लेंगे भौतिक तुला में तौलकर, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, बोतल में पानी भर के तौलेंगे, बोतल में पानी भरकर उसी भौतिक तुला से तौलेंगे, इसका द्रव्यमान निकाल लेंगे। फिर करेंगे आप बोतल को खाली करके फिर सुखा के दिए गए द्रव को भरकर तौलना है, समझिए पानी का नाम अलग है और उस दिए गए द्रव का जो भौतिक जिसका अपेक्षित घनत्व आपको ज्ञात करना ना, वो अलग कंटेंट है। हमने पानी में पानी से भर के उसको तो तौल दिए, अब क्या करेंगे, पानी को खाली कर देना है, पानी को खाली करके फिर से सुखाना है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद बता रहा हूँ, पानी को हटा देंगे और फिर से बोतल को सुखा देंगे बोतल को सुखाने के बाद इसी बोतल में नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फिर दिए गए द्रव को भरकर, दिए गए द्रव को बोतल में भरकर उसका द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। आइए ऑब्जर्वेशन देखते हैं, प्रेक्षण क्या कहता है, ठीक है। प्रेक्षण ये कहता है कि हमने सबसे पहले क्या किए, खाली अपेक्षित बोतल, खाली अपेक्षित घनत्व की बोतल का द्रव्यमान, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, बराबर मान लो m1 ग्राम आता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अपेक्षित घनत्व की बोतल में दूसरे नंबर में आपने क्या किए थे, अपेक्षित घनत्व की बोतल में आपने क्या किया था, पानी डाल के तौले थे, पानी का द्रव्यमान, पानी भर के आपने तौले, पानी भर के तौले, मान लो इसका वजन आता है m2 ग्राम आता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, अपेक्षित घनत्व की बोतल
ठीक है, में फिर से पानी को हटा देंगे, बोतल को सुखाएंगे और दिए गए द्रव डालेंगे, द्रव का द्रव्यमान। ठीक है, तो ये आएगा m3 ग्राम। क्लियर है? अब हम करेंगे इसका कैलकुलेशन, गणना। कैलकुलेशन करिए, तो स्टार्ट करते हैं। द्रव 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 का द्रव्यमान, द्रव का द्रव्यमान कैसे निकलेगा जी? इसको देख के कुछ समझ में आ रहा है? द्रव का द्रव्यमान कैसे निकलेगा? अपेक्षिक घनत्व की बोतल का और द्रव का द्रव्यमान m3 में जब हम m1 अपेक्षिक घनत्व की बोतल का द्रव्यमान घटाएंगे तब हमको मिलेगा द्रव का द्रव्यमान। क्लियर है? अब समान आयतन के पानी का द्रव्यमान, समान आयतन के पानी का द्रव्यमान, समान आयतन के पानी का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? m2 माइनस m1 ग्राम हो जाएगा, m2 माइनस m1 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि द्रव का आपेक्षिक घनत्व, द्रव का आपेक्षिक घनत्व आपको ज्ञात करना है। ठीक है, द्रव का आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है द्रव के निश्चित आयतन का द्रव्यमान, द्रव के निश्चित आयतन का द्रव्यमान। ठीक है, द्रव के निश्चित आयतन का द्रव्यमान अपान हो जाएगा समान आयतन के पानी का द्रव्यमान, समान आयतन के पानी का द्रव्यमान, समान आयतन के पानी का द्रव्यमान। समझ में आया? द्रव के निश्चित आयतन का द्रव्यमान क्या होगा? m3 माइनस m1, ऊपर मिल गया m3 माइनस m1। ठीक है, समान आयतन के पानी का द्रव्यमान क्या था? समान आयतन के पानी का द्रव्यमान हो जाएगा m2 माइनस m1। अपेक्षित घनत्व की बोतल और पानी के वजन है m2, इसमें जब आप बोतल का द्रव्यमान घटाओगे तो आएगा पानी का द्रव्यमान, तो अपेक्षित समान आयतन के पानी का द्रव्यमान निकलेगा नहीं। तो ये हो गया फार्मूला। इस सूत्र में अगर आपको 1, 2 और 3 राशि दिखाई दे रही है, कोई 2 राशि का मान अगर आपको पता है तो आप अपेक्षित घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। ठीक है, तो आगे फिर से मैं वीडियो लेके आऊँगा। अगर कोई लाइक शेयर कमेंट करना चाहते तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, सबको गुड बाय आज के लिए। मैं फिर से नया वीडियो लेके आऊँगा, नए दिन नए वीडियो। सबको बाय बाय।